हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिवाइन हीरा ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2 से 3 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे, जो 22 कैरेट वाली जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे डिजाइनिंग का जो काम होता है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो भी मार्केटिंग वगैरह होता है वो भी ये कंपनी में करती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली कंपनी का कोई शोरूम वगैरह नहीं होता है। मेनली यहाँ पे होलसेल में जो ज्वेलरी होती है उसको ये कंपनी बनाने का काम करती है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उसके अलावा जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं, तो उन्हें ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे B2B कंपनी का ये बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यानी कि कोई ज्यादा यहाँ पे कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर इतनी ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पी रेशियो मिलना यहाँ पे कंपनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी से अगर हम यहाँ पे पहले अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 9 लोग हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी ये कंपनी काफी छोटे लेवल पे हमें काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ये कंपनी का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वैसे हमें और यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज हमें और बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी का जो लोन वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिया हुआ है तो इसको यहाँ पे कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे लगभग 19 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे फंड यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर इनको कुछ आगे वर्किंग कैपिटल में कुछ इन्वेंट्री वगैरह अगर रखनी होगी तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी कुछ क्रेडिटर्स वगैरह को अगर पेमेंट वगैरह करना होगा तो उसके रिगार्डिंग फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पे कंपनी ने रखा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 142 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 246 करोड़ के लगभग बढ़ता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे काफी गिरते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट 246 से सीधा 183 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। तो अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 136 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 270-280 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कि यहाँ पर आपको पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे नंबर काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेकिन 2023 के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रोथ के नंबर हमें 15-20% के लगभग हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं कि अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें यहाँ पे काफी थोड़ा कम नजर आता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो हायर पी रेशियो मिलना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 28 लाख की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल लगभग 1 करोड़ 48 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2023 की कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है ऑलमोस्ट 60-65 करोड़ से हमें यहाँ पे ये गिरता हुआ नजर आया है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 25% का करेक्शन हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सीधा 91 लाख से कैसे 1 करोड़ 48 लाख के लगभग हो गई है। ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो थोड़ा लॉजिक हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे कम नजर आते हैं, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख से हमें यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे नजर आता है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो थोड़े हमें यहाँ पे बिल्कुल भी हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को ट्रस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे काफी कम है। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 183 करोड़ के नंबर पे हार्डली 1 करोड़ 48 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 1% से भी कम का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कंपनी के पास में कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है। एक नॉर्मली जो लो एंड वाला जो काम होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 90 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट से जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ 84 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 15-15.5 करोड़ के लगभग के जो शेयर्स है वो यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, नहीं अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 118 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये जो कंपनी ने अभी लगभग जो 2.5 करोड़ के लगभग की जो अर्निंग दिखाई है, उसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 23-24 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए B2B बिजनेस मॉडल है और मार्जिन यहाँ पे कंपनी के काफी कम है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहने की यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नजर आता है। और इनको जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीएन गैजेल ज्वेलर्स वगैरह हो गया, तो उन कंपनी से हम यहाँ पे इनको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो B2C होता है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन काफी कम रहेंगे। तो उसके अच्छे कहने के आने वाले टाइम पे अगर ऐसे टर्नओवर अगर ये कंपनी का अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पे आ रही है कंपनी का काफी कम हमें आने वाले टाइम पे होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एंकर कोटा भी नहीं है, QIB कोटा भी नहीं है, और आईपीओ का साइज भी अगर हम देखेंगे थोड़ा बड़ा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अभी खास करके अगर हम देखेंगे तो ज्वेलरी सेक्टर में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, खास करके अगर हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर जो कि पिछले बुल मार्केट का लीडर था, वहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 40-45% वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर जब इतनी ज़्यादा लिस्टिंग कंपनीज में अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे ऐसी कंपनीज को कौन खरीदेगा, कौन लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि जहाँ पे कंपनी में कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली ये आईपीओ को 100% अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि डिवाइन हीरा ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।